नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीजन के लिए बस कुछ ही देर में होगी पोलिंग शुरू। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में। 74,67,000 से ज्यादा वोटर्स हक रायदही का करेंगे इस्तेमाल। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 9101 बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। मरीजों और माजूर अफराद के लिए खुसूसी कतार का इंतजाम। कोविड-19 के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। 4 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे मरहले के तहत 43 हल्कों में वोटिंग। जम्मू के 18 हल्के और कश्मीर के 25 हल्कों में बस कुछ ही देर में होगी पोलिंग की शुरुआत। आज 321 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। ज़र कानून पर सियासी घमासान। राहुल गांधी ने कहा मरकज कर रही है किसानों पर जुल्म। एनडीए की अहली पार्टी के लीडर हनुमान बेनीवाल ने किया साफ, किसानों की बात सुने सरकार वरना इत्तेहाद पर दोबारा किया जाएगा गौर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम के आज 100 साल मुकम्मल। यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारतों को सजाया गया है दुल्हन की तरह। आज जानशीन सर सैयद दुनिया के हर खित्ते में है मौजूद। ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीजन के लिए पोलिंग बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। जीएचएमसी इंतखाब में 74,67,000 से ज़्यादा वोटर्स हक़ रायदही का इस्तेमाल करने वाले हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 9100 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मरीजों और माजूर अफराद के लिए खुसूसी कतार का इंतजाम किया गया है। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए हो रही है और वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। जीएचएमसी में मिलार देवपल्ली 79,290 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा डिवीजन है। वहीं 27,884 वोटों के साथ रामचंद्रपुरम सबसे छोटा डिवीजन है। कोविड-19 के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। तो नाज़रीन आप तस्वीरें देख सकते हैं। जीएचएमसी इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। वोटिंग का अमल बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। केटीआर, आप रियासती वज़ीर केटीआर को देख सकते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात बस शुरू ही होने वाले हैं। ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीज़न के लिए पोलिंग का अब से थोड़ी देर के बाद आगाज़ होने वाला है। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में 74,67,000 से ज़्यादा वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने वाले हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 9101 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जो मरीज़ हैं, माजूर हैं, उनके लिए खुसूसी कतार का इंतज़ाम किया गया है। वोटिंग इस बार बैलेट पेपर के जरिए हो रही है और वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। जीएचएमसी में मिलार देवपल्ली 79,290 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा डिवीज़न है। वहीं 27,884 वोटों के साथ रामचंद्रपुरम सबसे छोटा डिवीज़न है। तो आप देख सकते हैं केटीआर इस वक्त अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए 7 बजे से पोलिंग का आगाज़ होने वाला है और 7 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात जो 2016 में हुए थे उसमें टीआरएस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब देखिए 7 बजते ही वोटिंग का अमल शुरू हो गया। केटीआर ने सबसे पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुंचे हैं। तो अब हम आपको बता रहे थे टीआरएस ने 99 सीटों पर 2016 में दर्ज कराई थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अनीस, जीएचएमसी इंतखाबात की पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। केटीआर को हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त सबसे पहले वो लाइन में खड़े हुए थे और अंदर दाखिल हुए वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने एक तरह से एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है। बिल्कुल हम बंजारा हिल्स के वेंकटेश्वरा कॉलोनी में हैं, उनका घर यहीं पर करीब में मौजूद है। तो
इस तरह से उन्होंने बिल्कुल वक्त से पहले ही यानी 6:55 को ही वो यहाँ पर मौजूद थे। वो बार बार अपील कर रहे थे नौजवानों के कि वो आएँ और अपने हक राय का इस्तेमाल करें, छुट्टी ना मनाएं। तो इस तरह बंजारा हिल्स के वार्ड नंबर हम लोग GHMC के वार्ड नंबर 92 में मौजूद हैं। यहाँ पर नंदी नगर जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर जो है पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। उससे पहले मॉक पोलिंग हो चुकी थी। जो एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो भी यहाँ पर आ चुके थे। तो तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी थी। जैसे ही KTR है, एक तरह से उन्होंने रस्मन यहाँ पर वो भी एक मिसाल भी कायम की और अपना वोट, जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, वो इस वक्त अपने वोट जो है रायदही का जो भी है वो उसमें जो है मशगूल हैं। जी बिल्कुल अनिल दीक्षित जाने जाएंगे कि हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोटिंग फीसद लगातार हर इलेक्शन में कम होता जा रहा है। इस बार क्या कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं या इस तरह की अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग बूथ तक पहुँचे और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल, जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने तो अपना काम किया ही। उसके अलावा जो पुलिस ऑफिसरान थे, ख़ास तौर पर मैं हैदराबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार की बात करूंगा। उन्होंने भी बार बार जो है नौजवानों से अपील की है, वोटर से अपील की है कि वो आएँ और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। गुज़िश्ता 2-3 इलेक्शंस में हम लोग देख रहे थे, इससे पहले असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं, लोकसभा के भी इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक तशवीशनाक बात ये देखी जा रही थी कि वोटिंग का परसेंटेज बहुत ही कम हो रहा था। ख़ास तौर पर सुबह जब हम लोग 9-10 बजे तक भी ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए और हम बात करें, तो कई बूथ पर ये हालत थी कि बिल्कुल जो है वो जो भी अफसरान हैं, जो मुंतज़मीन हैं, वो ये देख रहे थे कि कोई वोटर आए और जो है वो अंदर उनको लेके जा सकें। बहुत ही जो है ख़राब लग रहा था कि इतने बड़े इंतज़ाम हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो है गवर्नमेंट इंतज़ाम कर रही है, लेकिन लोग वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इस बार शायद सूरत हाल बेहतर हो सके। उम्मीद यही है कि काफ़ी जो है तनासब में जो है इजाफा होगा और लोग आएंगे और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल निश्चित। और अनीस ओल्ड सिटी के ताल्लुक से मशहूर है कि आज इलेक्शन है और आज तो जाहिर सी बात है दुकानें वगैरह कारोबारी इदारे बंद रहते हैं। पिछली बार इलेक्शन में हमने देखा कि चार मीनार पे क्रिकेट खेल रहे थे लोग, लेकिन वोट डालने नहीं जा रहे थे। जो बच्चे थे, नौजवान थे, वो क्रिकेट में मसरूफ़ थे, बल्कि पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहे थे। तो क्या उन लोगों को भी बेदार करने के लिए कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि MIM ने असदुद्दीन अवैसी ने पिछली बार हमने देखा जो MLA के इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसमें बाकायदा निकल कर उनको बोलना पड़ा कि वोट डालने के लिए जाइए। जी बिल्कुल, ये एक जो भी कहा जा रहा है कि अर्बन फिनोमेना हो चुका है। ये जो शहरी जो लोग हैं वो किसी को खातिर में नहीं लाते। वोट का जो पोलिंग डे होता है उस दिन भी उसकी अहमियत को नहीं समझते, छुट्टी मनाते हैं। और अनिल साहब को रोकना चाहूँगा, आपको KTR को मीडिया में बयान दे रहे हैं। KTR बात कर रहे हैं। जी 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 తర్వాత నిలదీసే హక్కు ఉంటుంది, ప్రశ్నించే హక్కు ఉంటుంది. దయచేసి పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్కి రండి, ఓటింగ్లో పాల్గొని హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి, హైదరాబాద్ నగరం ఏ రకంగా ఉండాలి, ఏ రకమైన ప్రజాప్రతినిధులు ఉండాలి ఆలోచించి ఓటేయండి, ఓటింగ్లో పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి. तो नाज़रीन आपको बता दें कि हैदराबाद में GHMC इंतखाबात चल रहे हैं। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है। KTR ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय इस वक्त जुड़ गए। संजय, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? अभी हमने देखा कि KTR ने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया। आप इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर हैं और किस तरह के नज़ारा आप देख पा रहे हैं? संजय। मैं इस समय शास्त्रीपुरम इलाका है हैदराबाद में, जहां सेंट फैज़ जो स्कूल है वहां पर उसके सामने मौजूद हूं। और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो है अपना कुछ देर में ही आने वाले हैं अपना वोट डालने के लिए। अभी सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक यहां पर कोई मतदाता जो है वो
नहीं आया था। एक पहला शख्स अभी पीछे नज़र आ रहे हैं जो वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ना शुरू होगा तो लोगों की संख्या बढ़ना शुरू होगी। अभी सुबह का वक्त है और लोग अपने घर से जिनको कहीं जाना है वो सुबह सुबह वोट डाल के अपना और अपने काम पर निकलना चाहते हैं। तो ये पहले वोटर हैं जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर गेट पर, और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कार्ड वगैरह चेक किया जा रहा है। तो कुछ देर में ही असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। आज़म, सबसे बड़ा सवाल जो हैदराबाद के लिए वो हमेशा ये रहा है कि पोलिंग परसेंटेज जो है वो बहुत कम रहा है। 50% को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल रहता है। पिछले असेंबली इलेक्शन में 51% पोलिंग हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करो या पिछले जीएचएमसी के चुनाव की बात करो 45-46% के आसपास पोलिंग होती है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है और सारे लीडर्स की कोशिश ये है कि सुबह वो अपना वोट कास्ट कर दें और फिर वो निकलें और लोगों को प्रेरित कर सकें कि वो वोट करने के लिए जाएं। जी आजम, बिल्कुल। एक चीज़ और संजय जानना चाहेंगे, अभी हमारी अनीस से भी बात हो रही थी, खासकर अगर हम ओल्ड सिटी की बात करें तो वहाँ पर लोग बहुत कम घरों से निकलते हैं। आज जमहूरियत का दिन है, अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने का दिन है, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। बल्कि पिछले जो असेंबली इंतखाबात हुए तो उसमें हमने ये देखा कि चार मीनार पर लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, लेकिन वोट डालने नहीं गए। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है और जब पोलिंग परसेंटेज कम रहेगा तो उससे जो है नतीजों पे बहुत असर पड़ेगा। अब इस बार की बात अगर आप देखें तो शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी रही और उसके बाद जो सोमवार था यानी कल का दिन था वो गुरु पर्व था, उसकी छुट्टी थी और आज जो है वो पोलिंग है। तो और ये जो है आज छुट्टी का दिन है, कोई ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस नहीं खुलेंगे। तो 4 दिन की लगातार छुट्टी होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैदराबाद में बाहर से आए हैं, आंध्र प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले हैं या फिर किसी पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य से हैं या किसी दूसरे राज्य से हैं या आसपास के ज़िलों के लोग रहने वाले हैं। जनरली इस तरह के मौके पे लोग अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी जो है वो अच्छा नहीं माना जा सकता कि पोलिंग के लिए, और ये पोलिंग परसेंटेज डाउन होने का एक वजह हो सकती है। लेकिन इसीलिए जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे अपील यही लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। हैदराबाद में पोलिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो नतीजों पर उसका असर जाहिर तौर पर नज़र आएगा। पोलिंग परसेंटेज कम होने से जो है वो जो है जाहिर तौर पर पूरा जमहूरियत, अगर पूरा जो लोकतंत्र का जो ताकत है वो नहीं रिप्रेजेंट होती तो जाहिर तौर पे कोशिश यही है कि पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखना होगा कि अभी सुबह का वक्त है, अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ देर में किस तरह की भीड़ यहाँ आना शुरू होती है और कितने लोग जो है यहाँ पे पहुँचते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सुबह 7 से 7:30 बजे का वक्त बताया है कि उसके बीच में वो आके यहाँ पर अपना मतदान करेंगे, तो किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल। एक चीज़ और संजय जानना चाहेंगे, इस बार जो इलेक्शन जीएचएमसी के थे बिल्कुल हाई प्रोफाइल बना दिए गए। जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, बड़े बड़े लीडरान, सभी पार्टियों के बड़े बड़े लीडरान यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या उम्मीद की जाए कि लोगों में बेदारी कुछ आई होगी? वाकई क्या लोग अपने घरों से निकलेंगे? संख्या कुछ बढ़ेगी, फीसद कुछ बढ़ेगा? गर्माहट तो बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है ये चुनाव इस जो लास्ट मोमेंट तक आके इतनी ज़्यादा गर्माहट हो गई थी और एकदम सियासी बयानबाजी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, तो जो ये जो चीज़ें लगातार हुई हैं वो उसने पूरे इस जीएचएमसी के चुनाव को पिछले चुनावों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। और इसके चूँकि जिस तरह से हमने देखा क्योंकि कुछ पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी यहाँ पर इस चुनाव में उतर के आए और बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग हुई, तो उससे लगता है कि शायद जो है वो जनता भी थोड़ा उत्साहित हुई होगी और मैं समझता हूँ शायद वो वोट करने के लिए निकले। और ये अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि चुनाव के लिए और नतीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। कोशिश यही है और ख़ास करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कार्यकर्ता जो हैं वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं और वो लोगों से अपील भी करते नज़र आ रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें। अभी सुबह का वक्त है तो अभी धीरे धीरे जो है लोग आना शुरू होंगे। और आप देखें, मैं एक बार दिखाऊं कि यहाँ पर पुलिस के तमाम बंदोबस्त हैं, लोग यहाँ पर जो है वो पुलिस ने पूरा हो गया। और देखिए कुछ वोटर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं तस्वीर अपने कैमरामैन से कहूँगा वो अपना जो है वो पर्ची मतदान का उनको पता चला है कि यही सेंटर में उनका वोट है, तो वो देखिए पहुँचे हैं। एक महिला हैं और 2 ऐसे 4 लोग जो हैं वो अब
अपने पोलिंग स्टेशन के अंदर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे घरों से निकलना शुरू होंगे जाहिर तौर पर और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा शायद ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम कि हमको कतारें भी नज़र आएँ लोगों की, मतदाताओं की जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर। लेकिन अभी सुबह का वक्त है और जाहिर तौर पर ये धीरे धीरे गति पकड़ेगा और मेरा मानना है कि तकरीबन 9 बजे के आसपास जो है वो ठीक ठाक मतदाता जो है पोलिंग स्टेशन पर पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल संजय, एक चीज और आपने देखा कि बीजेपी ने इस बार जो कैंपेनिंग चलाई है उसकी खास कर जो नजर थी वो उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी जो वोटर है उन पर थी। जी हाँ, ये जो सेटलर्स यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल होता है, यानी जो बाहर से आए हैं। हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दूर जगह जगह के लोग हैं, खास करके उत्तर भारत से आए हुए और कई सालों से यहाँ पे बसे हुए हैं, हिंदी भाषी लोग हैं। तो वो उनका वोट परसेंटेज काफ़ी और वो जो है हर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इस पोजीशन में हैं कि वो जो परिणाम है उसको बदल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उनको अट्रैक्ट करना, और इसीलिए आपने देखा होगा कि आखिरी दिनों में जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में था उस समय टीआरएस की ज़्यादातर रैलियों में जो नेता हैं वो हिंदी भाषी वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी का विशेष करके फोकस ये रहा कि इस दौरान जितने भी वोटर्स हैं जो खास करके हिंदी भाषी हैं, नॉर्थ इंडियन हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तो उनको जो है वो मैसेज दे सकें, उनको ये बता सकें कि राष्ट्रीय पार्टी है उसके साथ उनको जुड़ना चाहिए और हैदराबाद में परिवर्तन लाना जरूरी। तो ऐसे सब ने अपने अपने हिसाब से किया, लेकिन उनकी कोशिश यही थी कि जो हिंदी भाषी वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। तो हर तरह के कम्युनिटी और हर तरह के जो भाषाई आधार पर जैसे भी वोटर्स को लुभाने की पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगा, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब सवाल यही है कि आज जब मतदाता निकलेगा तो वो क्या माइंडसेट लेके निकलता है, उसके सामने क्या मुद्दे होते हैं, विकास कितना बड़ा मुद्दा है, हैदराबाद का किस तरह की व्यवस्था बनाए रखना, यहाँ की समस्याओं से कौन सी पार्टी उसको लगती है कि जो ज़्यादा बेहतर ढंग से उसका उपचार कर सकती है। तो ये वो माइंडसेट लेके अपने घर से निकलेगा। यूथ वोटर जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे ऐसा माना जा रहा है इन चुनावों में। और अगर वो यूथ बाहर निकलता है, जैसे कि आपने कहा कि वो चार मीनार पर क्रिकेट खेलते नजर आए थे, अगर उस तरह के वो क्रिकेट खेलने की जगह पहले अपना वोटिंग का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके फिर वो अगर क्रिकेट खेलेंगे तो शायद चुनाव के नतीजे जो है वो ज़्यादा सकारात्मक होंगे। बिल्कुल संजय, एक चीज़ और जाने, कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए पोलिंग बूथ पर, कोरोना के हिफाजती बंदोबस्त किस तरह से वहाँ पर किए गए, जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए किस तरह के इंतजाम हैं? अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो एक बार आपको तस्वीर दिखा दें कि जिस तरह से सबके लगभग जो पुलिसकर्मी हैं सबके चेहरे पर जो है वो एक विंडशील्ड उन्होंने पहन रखी है। तो ये पूरी तैयारी इसके जो राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से की गई है। मैं आपको बताऊं कि हर पोलिंग स्टेशन के लिए 60,000 रुपया के आसपास का ये जो अमाउंट है वो एक मुकर्रर किया गया कि ताकि वहाँ की व्यवस्था बन सके। जो ग्लव्स हैं, इसके अलावा जो मास्क हैं, विंडशील्ड है, वो इस तरह की चीज़ें रह सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, हाइजेनिक फूड उनको मिल सके। तो ये जो यहाँ जो मतदान केंद्रों में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। तकरीबन जो है एक अनुमान के मुताबिक 100 करोड़ रुपए का फंड जो है इस पूरे जो चुनाव को करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग खर्च कर रहा है, ताकि जो है वो इस कोरोना काल में सुरक्षित ढंग से पोलिंग हो सके। तो ये सबसे बड़ा फोकस है जाहिर तौर पे। हालांकि जब चुनाव प्रचार हुआ तो जिस तरह की भीड़, चलिए संजय, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अनीस भी जुड़े हुए हैं। अनीस, इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि केटीआर ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने कुछ अपील भी की है लोगों से। उन्होंने क्या अपील की और जहां पर आप मौजूद हैं क्या लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर? जी, आजम, जिस तरह हम बात कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज के कम होने की, केटीआर के जहन में वही बात थी। वोट डालने के बाद उन्होंने वही एक बार फिर अपील की, खासतौर पर नौजवानों से कहा कि वो आए और वोट डालें। यहाँ पर वोट के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ एक साहब हैं जो इन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पर वोट डाला। भाई बताएं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, आप यहाँ पर
वोट डालने के लिए आए हैं, किस तरह सुबह का वोट है, आप किस तरह तैयारी की हमें बताएं। हमारे केशा साहब को लाने के वास्ते हमारे दिल से डाले हुकूमत अच्छी करे उनके वास्ते डाले। जी साहब, आप ये बताएं कि बहुत कम लोग आ रहे हैं, आजकल एक रुझान चल गया है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? घर के 17 वोट है, पूरे लोग आते मेरे घर के, राजा घर के सामने 17 वोट है, पूरे बच्चे आते। जल्दी करोगे ना, मैं घुटने ठहरने नहीं आता, ऐसा पहले नमाज पढ़ के हमें उनके मजबूत करने वास्ते हमें। आपके घर में कितने लोग हैं और वो लोग कब आ रहे हैं? 17 लोग आते, जाके भेज दो मैं। जाके भेजेंगे। और आजम देख सकते हैं, ये बुजुर्ग जो है यहाँ पर सबसे पहले वोट डालने के लिए आए। इनफैक्ट इनका इस बूथ पर इनका पहला वोट था। इन्होंने कहा कि ये पहले आ चुके हैं और जब अब घर जाएंगे और अपने घर वालों को भी राय दही के लिए यहाँ पर भेजाएंगे। तो सूरत हाल इस तरह है कि बहुत कम तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। शायद अभी 3 या 4 लोग ही यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए आए थे। तो ये बंजारा हिल्स का इलाका है, यहाँ पर कुछ सूरत हाल जैसा ओल्ड सिटी में जैसा हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर ओल्ड सिटी में भी यही हाल है, अभी लोग घरों से अपने नहीं निकल रहे, तनासुब बहुत ही कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल से एक चीज और जानना चाहूंगा कि अभी हमारी बात हो रही थी संजय से, वहां पर कोरोना को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सेफ्टी मेजर्स किस तरह से वहां पर उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बगैर मास्क के कोई भी पोलिंग बूथ में दाखिल नहीं होता। ये बार बार कहा जा रहा था, ज़राए अबलाग के से भी ऐलान किया गया और लोगों को भी जो है बताया गया। यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माजूरीन हैं उनके लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम किया है कि अगर वो कोई आए तो उनको जो है यहाँ पर जो भी अमला है वो उसको स्मूथली ले आके वहाँ पर सहारा दे के उनको वोट डालने के लिए ले जा सके। तो पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जिन्हें कोरोना है वो 6 बजे के बाद भी जो है उनको वोट डालने की सहूलत फराहम की जाएगी। तो कुल मिलाकर आवाम के लिए काफ़ी जो है सहूलतें हैं कि वो आएँ और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, सभी जमातों ने पूरी ताकत अनीस झोंक दी। असेंबली इंतखाबात में भी इतनी गहमा गहमी नहीं देखने को मिलती जितना जीएचएमसी इंतखाबात में देखने को मिल रही। तो क्या कुछ नतीजे बेहतर देखने को मिलेंगे इस बार? देखिए आज़म, ये तो नतीजे 4 दिसंबर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चूँकि हैदराबाद बहुत बड़ा सिटी हो चुका है, एक इसे ग्लोबल सिटी भी कहा जा रहा है और इसकी अहमियत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ज़ाहिर है जो यहाँ की मुकामी पार्टियाँ हैं, उसके अलावा नेशनल पार्टियों का भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो इस बार का जो इलेक्शन है वो जिस तरह से यहाँ पर तशहीरी मुहिम चलाई गई वो एक तरह से बहुत ही मुख्तलिफ थी। जिस तरह 2016 में यहाँ पर जीएचएमसी के इंतखाबात हुए थे वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में हुए थे। लेकिन इस बार जो मैं तशहीरी मुहिम की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो इलेक्शन से पहले जिस तरह की यहाँ पर गहमा गहमी देखी गई, जिस तरह से जो है जलसे मुनाकिद की गए, जिस तरह से बड़े बड़े लीडरान जो नेशनल लेवल के जो लीडर्स थे, ख़ासतौर पर मैं बीजेपी की बात करूँगा, तो वो यहाँ आए और इस तरह से इस इलेक्शन की अहमियत पूरे हिंदुस्तान में बढ़ चुकी है और सबको एक तरह से क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा इसका नतीजा। सब लोग इंतज़ार में हैं। आज़म, चलिए बिल्कुल, अनीस हमारे साथ बने रहिए। संजय भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, संजय से बात करेंगे। संजय, जानना चाहेंगे कि ओल्ड सिटी एमआईएम का गढ़ तस्वुर किया जाता है, बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मसाइल भी बेशुमार है वहाँ पर। ओल्ड सिटी का अगर हम बात करें तो बेशुमार मसाइल हैं। एमआईएम पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो जज्बाती तकरीर करके वोट हासिल करती है। संजय, बिल्कुल ये बात सही है। इस तरह के इल्ज़ाम जो है एमआईएम पे लगते रहे हैं कि वो जो है वो जो पूरे इलेक्शन को या किसी भी इलेक्शन को थोड़ा सा कम्युनल कलर देने की कोशिश करती है और उसी के ज़रिए वोट हासिल करती है। लेकिन जो पार्टी के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका दावा है कि उन्होंने ओल्ड सिटी के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है और वो जो है वो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और ख़ास करके वो जो पुराने शहर में रहने वाले या दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन सभी के साथ बराबर से उन्होंने
जो न्याय करने की कोशिश की है और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। तो ये पार्टी का उनका अपना दावा, उनकी जो बातें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अब मतदाता हैं, वो मतदाता को तय करना है कि उनको पार्टी को, उनको कौन सी पार्टी पर ज़्यादा भरोसा है, किस कैंडिडेट पर भरोसा है। एक खास बात और है आज़म कि जो ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं वो ज़्यादातर जो चूँकि पूरे इस माहौल को इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर और कई मुद्दों पर भटकाने की या घुमाने की या फिर उस पर उसके ज़रिए जो है कैंपेन करने की कोशिश की लेकिन लोग जो हैं वो स्थानीय, जो उसका कॉरपोरेटर है, जो पार्षद है, वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा रहा पिछले 5 सालों में, अगर वही कैंडिडेट दोबारा से रिपीट है तो लोगों के दिमाग में वो माइंडसेट ज़रूर रहता है। अगर लोकल जो स्थानीय जो उनका कॉरपोरेटर है उसने उनकी मदद की है तो जाहिर तौर पर लोग जो है उसके एक तरह से वोट करने में उसका शुक्रिया अदा करते हुए एक तरह से उसके समर्थन में आ सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उसका वक्त पर साथ नहीं दिया तो उसका विरोध भी करते हैं। तो लोकल कॉरपोरेटर कैसा है, उसने किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया, ये अहम भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या किसी तरह के मुद्दे जो भी रहे हों, लेकिन जब वोट करने आदमी जाता है तो वो बात भी उसके दिमाग में रहती है। तो वो कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर अदा करेगा जब वो वोटिंग होगी उसके हिसाब से। हालांकि नेताओं ने पूरी अपनी कोशिश की है, जो MIM है या फिर उनके विरोध में BJP है, उन्होंने बहुत तमाम तरह के मुद्दे लाए और इस पूरे मामले को इसका रंग देने की कोशिश की कि ताकि वोट जो है वो पोलराइज हो। लेकिन मतदाता जो है, मेरी समझ ये कहती है कि मतदाता इस समय बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और ख़ास करके हैदराबाद में रहने वाला जो मतदाता है वो चूँकि शहरी इलाका है, ज़्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं और वो अपना भला या बुरा समझते हैं। तो वो उस हिसाब से अब जब वोट करने जाएंगे तो वो ये ज़रूर देखेंगे कि जो उनको किस पार्टी को और ख़ास करके किस स्थानीय नेता को उनको चुनना है। तो ये सारी बातें उनके जहन में होगी और इसी को लेके वो वोट करने के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल संजय, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, TRS और MIM का GHMC पर कब्जा है। अभी हालिया जो सैलाब आई, बारिश हुई, उसके बाद के जो हालात हैं, क्या लोगों में कुछ नाराज़गी हुकूमत के खिलाफ या GHMC के जो जिम्मेदारान उनके खिलाफ दिख रही है? ये आज़म, ये सबसे जो लाख टके का सवाल है वो यही है कि अभी हाल ही में जो त्रासदी हैदराबाद ने झेली वो लोगों के माइंडसेट पे कितनी बैठी हुई है। बिल्कुल बैठी हुई है लोगों के माइंडसेट पे, और जो लोग उससे परेशान हुए हैं उनका कहीं ना कहीं गुस्सा भी है। हालांकि सरकार ने घोषित किया 10,000 रुपये देने की, हर बाढ़ पीड़ित को 10,000 रुपये देने की मदद का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग ने उसने उस पर रोक लगा दी और ये अब सरकार ये कहती नज़र आ रही है कि 7 तारीख से, ये फिर से 7 दिसंबर से फिर से वो जो है वो 10,000 रुपये देने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यानी कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से भरोसा है कि सबको पैसा मिलेगा और ये एक तरह का जो लोगों को ये कितना मरहम की तरह काम करता है या नहीं करता। लोगों को लगता है कि वो जो नुकसान उन्होंने झेला वो सरकार की नाकामी या फिर ड्रेनेज व्यवस्था ढंग से नहीं होने की वजह से झेला या फिर एनक्रोचमेंट की वजह से झेला या फिर उस एनक्रोचमेंट का जिम्मेदार कौन है। ये सारी बातें लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं होंगी, ऐसा माना जा सकता है और उसका चुनाव पर जो वो वोटिंग है, वोटिंग पर उसका असर भी पड़ सकता है। तो लोगों का गुस्सा किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि बाढ़ में तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को बहुत परेशानी हुई और लगभग जो है वो बाढ़ के जिस समय आई 2 दिन उसके बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट हुए उससे लोग काफी परेशान रहे। बिल्कुल संजय, हमारे साथ बने रहिए, हाल ही के बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अनीस भी हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर जुड़े हुए हैं। अनीस, क्या कुछ लोग पहुंचे पोलिंग बूथ पर? इससे पहले हमने बात की थी तो 2-3 लोग ही पहुंचे थे, क्या कुछ तादाद बढ़ी? जी बिल्कुल, तकरीबन 10-15 लोग अभी पोलिंग बूथ में हैं। इस तरह से अब माहौल थोड़ा सा गर्मा रहा है। शायद KTR की अपील का असर हो चुका है। लोग अभी जो है आप देख सकते हैं अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। ख़वातीन भी आ रही हैं, नौजवान लड़के लड़कियां भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो GHMC की जिस तरह से तशहीरी मुहिम जो हुई है उससे ये भी कहा जा रहा था कि इससे शायद कोई फ़र्क ना पड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रवैये में कुछ फ़र्क आया ना आए जहाँ तक काम का मामला है। लेकिन ये समझा जा रहा था कि लोगों में शायद कुछ शऊर जाग जाएगा, लोग आएंगे, हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे और अपनी पसंद के जो है वो कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को चुनेंगे।
तो हालात थोड़ा बेहतर हो रहे हैं। यहाँ पे देखने में आ रहा है कि लोग अभी आ रहे हैं, आने का सिलसिला जारी है लोगों का। चलिए बिल्कुल अनीस, नज़र बनाए रखिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो अनीस आपका भी और संजय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।